हाय, मैं नीलेश कुमार सिंह आपका हमारे इस चैनल सिविल सर्विसेज विद नीलेश में स्वागत करता हूं। और आज नंबर सिस्टम की छठी क्लास है। जैसा मैंने आपसे डिस्कस किया था, पिछली क्लास में जो क्वेश्चंस रह गए थे, जो जहां पे मैं आके रुक गया था क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा था, तो वो सारे क्वेश्चंस आज मैं डिस्कस करूँगा। एंड इस प्रोग्राम को सीसेट ओरिएंटेड बनाए रखने के लिए मैंने क्या किया है, जितने भी जो भी सीसेट के क्वेश्चंस आ रखे हैं इस सेक्शन से मैंने वो इंक्लूड करने की कोशिश की है। उससे पहले कि हम आगे बढ़ते, मैं आपसे कुछ बातें भी करना चाहता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि सीसेट ने समस्याएं पैदा की हैं, लेकिन जैसा मैंने आपसे पिछली लेक्चर में भी कहा था कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर राज करते हो तो फिर आपकी प्रॉब्लम्स आपके ऊपर राज नहीं कर पाती। ज़रूरत इस चीज़ की है कि आपको अपनी वैल्यू समझना पड़ेगा और लाइफ में आगे बढ़ने का एक डिसीजन लेना पड़ेगा और विश्वास करना पड़ेगा कि मैं यूपीएससी निकाल सकता हूं। अब जब मैं आपसे वैल्यू की बात कर रहा हूं तो मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। उस कहानी को मैं आपको सुनाता हूं, उसके बाद फिर इस लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। कहानी है एक ऑडिटोरियम की। वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्पीकर आने वाला था और वो जो स्पीकर आने वाला था वो बहुत बड़ा वक्ता था और लोग जगह जगह के दुनिया भर के लोग आते थे और उसकी बातें सुनते थे। और वो स्पीकर पे जैसे ही आया, उसने उन लोगों से के सामने ऐसे ही एक 500 का नोट निकाला और बोला कि ये नोट आप में से कितने लोगों को चाहिए। तो सब ने हाथ उठा दिया। उसके बाद उस स्पीकर ने क्या किया, ये नोट ऐसे लिया 500 का और ऐसे मोड़ दिया। पहले तो वो निकला हुआ जो नोट था वो बिल्कुल बैंक से करारा निकला हुआ नोट था जिस पे एक भी लकीर नहीं थी। इसने ऐसे मोड़ दिया और पूछा, ये नोट आप में से कितने लोगों को चाहिए। फिर भी सबने हाथ उठा दिया। वो और आगे बढ़ा, उसने बोला, ये देखो ये 500 का नोट है। इसने ऐसे मोड़ा और फिर ऐसे भी मोड़ दिया और फिर पूछा, ये आप में से कितने लोगों को चाहिए। सब ने हाथ उठाया, नहीं सर हमें चाहिए। उसके बाद वो स्पीकर क्या किया, उसने ऐसे मोड़ा और फिर पूछा, ये नोट आप में से कितने लोगों को चाहिए। फिर सब ने हाथ उठा दिया, सर हमको चाहिए। बोला मैं एक को ही दे सकता हूं। फिर उसने उस नोट को खोला और उसे हाथ में लेके ऐसे करके मरोड़ दिया और फिर पूछा, ये नोट आप में से कितने लोगों को चाहिए। फिर सबने हाथ उठा दिया कि सर ये नोट हमें चाहिए। फिर उसने उस नोट को ऐसे ज़मीन पे गिरा दिया। ऑल्दो इसमें गांधी जी बने हुए हैं, मैं इसे ज़मीन पे नहीं गिरा सकता, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग इट, जो मेरा मैसेज है, उसने वो ज़मीन पे गिरा दिया और वो उस पे कूदने लगा और पूछा, ये नोट आप में से कितने लोगों को चाहिए। सब ने बोला सर हमें चाहिए। फिर उसने पानी लेके, जैसे ये मेरे हाथ में गिलास का पानी है, उसने उस पर पानी गिरा दिया और ये पूछा, आप में से कितने लोगों को चाहिए। फिर सबने हाथ उठा दिया और उसके बाद उसने क्या किया, एक चाय की मंगा के उस पर चाय भी गिरा दी और फिर पूछा, आप में से कितने लोगों को चाहिए। सब ने हाथ उठा दिया। बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट में भी सबको वो नोट चाहिए था। और वहां पे उसने उनसे एक बात बोली, डू नॉट वरी, ये नोट अभी भी वैसे इंटैक्ट है। जो मैसेज देना चाहता था मैं आपको, उसके लिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ। और वहाँ पे जब ये सारी चीज़ें हो गई, तब उस स्पीकर ने एक बात बोली कि आपको ये 500 का नोट क्यों चाहिए। क्योंकि इस 500 की एक वैल्यू है, इस नोट की एक वैल्यू है। इस नोट की वैल्यू इसके मुड़ जाने से, इस पे चाय गिरा देने से, इस पे पानी गिरा देने से, इस पे मेरे कूद जाने से खत्म नहीं हो जाती। इसी तरीके से आपकी वैल्यू लाइफ में कितने भी फेलियर्स आ जाएं, कोई एग्जाम निकले ना निकले, कहीं भी कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, कोई इंटरव्यू नहीं निकल पाए, आपकी वैल्यू कम नहीं हो जाती। आप उस नोट की तरह हो जो अगर आप अपनी वैल्यू को समझोगे तो उसकी इंपॉर्टेंस हमेशा रहेगी। आपकी वैल्यू कभी कम नहीं हुई, आपने एक ही गलती की कि आपने अपनी वैल्यू को उन रिजल्ट्स के बेसिस पे डिसाइड करना शुरू कर दिया। आप एक वैल्यू के साथ पैदा होते हैं, तो अपने वैल्यू को पहचानिए और इस एग्जाम में लग जाइए कि आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। आई होप आपको मेरा मैसेज मिला हो कि आपकी वैल्यू कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
और उस इंपॉर्टेंस को समझते हुए आज की हम क्लास शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चंस की बात थी, ये देखिए पहला क्वेश्चन है और ये सीसेट 2020 का ही सवाल है। हमने आपसे डिस्कस किया था लास्ट टाइम जो पिछली क्लास थी। अब ये देखिए ये रिपीट हो रहा है। द रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 1.27272727 अप टू डॉट 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 लिखा हुआ है, मतलब वो इन्फिनिटी है, इज इक्विवेलेंट टू, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है 1.27। ठीक है, मैंने आपको सिखाया था ये 1.27272727 लिखा हुआ है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं 1.27 बार लिख सकते हैं। अब इसको जब मुझे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना था या फिर रैशनल पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना था, मैंने आपको बोला था न्यूमरेटर में हम क्या करेंगे, पूरा नंबर लिख देंगे, माइनस जो रिपीट नहीं हो रहा हम उसे लिख देंगे, अपॉन जब पॉइंट के जस्ट बाद चूंकि 27 आ गया है तो हम जो रिपीट हो रहा है उसे लिख देंगे, और कितने डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद, एक भी नहीं है तो हम कुछ नहीं लिखेंगे। तो इसका जो उत्तर निकल के आएगा वो 126/99 निकल के आएगा। अब 126/99 है नहीं है, क्या मेरा उत्तर गलत है? नहीं, आपका उत्तर गलत नहीं है। सिंपल सा किसमें से हमें और काटा छाटी करने की जरूरत है। इसको काटेंगे 9 से, निकल के आएगा 11, इसको काटेंगे 9 से, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, ये निकल के आएगा 14/11। 14/11 दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल सस्ता सवाल था, आराम से आप कर सकते थे, सिंपल है। तो ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो मैंने आपको बताई थी, जो क्लास लेके बताई थी, वो ऐसा नहीं था कि ज़बरदस्ती बताई थी। यूपीएससी की डिमांड ऐसी है कि आपको बेसिक्स तो कम से कम पता होने चाहिए, इसलिए बताई थी। अभी भी अगर आपको इस क्वेश्चन को समझने में समस्या है तो पिछले लेक्चर में ज़रूर जाइए और उस वीडियो को देखिए। अगला सवाल, द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स विच आर लेस देन 100। आपको याद होगा नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स विच आर लेस देन 100, वो मैंने बताया था कि वो कितने होते हैं, 25 होते हैं। वो तो सीधे आंसर है। और वो नंबर्स कौन कौन से थे याद है? लिख देता हूं अगर नहीं याद है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, उसके बाद आएगा 31, उसके बाद क्या होगा 41 43 47, उसके बाद कमॉन 53 59 61, उसके बाद 67 71 67 71 73, और क्या होंगे 79 83, और क्या होंगे 89 97 89 97। कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। फिर छूट गया एक, इसमें एक बार चेक कर लेते हैं क्या छूट गया। एक बार चेक करते हैं। हाँ, यहाँ पे 37 छूट गया। ओके, तो ये 25 है, ये मैंने आपको बता दिया था, इसको कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है। और देखिए सीरियस जैसे पेपर में आ रखा है, यूपीएससी के भी पूछ सकता है, मन घूम गया बोला अभी पूछेंगे, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। मैंने वैल्यू जो अगर बताई थी आपको ध्यान होगा। अगला क्लास, द पेयर ऑफ नंबर्स विच आर रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर। वो पेयर ऑफ नंबर जो कि रिलेटिवली प्राइम है ईच अदर के लिए, वो इसमें से कौन से हैं? रिलेटिवली प्राइम मतलब, अब यहाँ पे देखो एक गलती करते हैं कुछ बच्चे, अगर रिलेटिवली प्राइम लिखा है इसका मतलब है हमें चाहिए को प्राइम। वो दोनों नंबर्स प्राइम होना जरूरी नहीं है, वो को प्राइम्स होना जरूरी है। को प्राइम्स का मतलब उनका HCF 1 होना चाहिए। और को प्राइम्स अगर आपको देखो डेफिनेशन नहीं पता है तो कहाँ से करोगे। अब ये देखो 68 85, तो इसमें मैं देखूं अगर, तो मेरे को दिख रहा है कि 17 4 जा 68 होता है, 17 5 जा 85 होता है। तो इसके ये क्या को प्राइम है? ये नहीं है, क्योंकि HCF तो होगा ही नहीं, HCF 17 होगा। इसको देखता हूँ, कोशिश करता हूँ 65 और 19 1, तो मुझे ये दिख क्या रहा है कि भाई 13 5 जा 65 और 91 के लिए 13 7 जा 91। तो क्या ये है? ये भी नहीं है इसका HCF, क्योंकि 13 होगा, 1 तो है नहीं।
इसको देख लेता हूं, 102 और 153, 2 और 1 5 6 7 8 9, तो एटलीस्ट 3 इसका एक फैक्टर तो है ही है, और हम आगे देखेंगे तो HCF इसका जो भी निकल के आएगा, ठीक है। तो ये जो है ये को प्राइम है, ये को प्राइम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे HCF 1 नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं 92 एंड 85, 92 एंड 85, क्या मैं कोई और कोई नंबर सोच पा रहा जो इन दोनों को काट दे, कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकल के आएगा, तो ये होंगे रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर 92 एंड 85। बट आप ये देखेंगे कि ये दोनों नंबर्स, ये क्वेश्चन बेसिकली दिया ही इसलिए गया है ताकि आप इसमें से प्राइम नंबर्स ढूंढने की कोशिश करने लगें और कंफ्यूज होते रहें। तो ये नंबर्स 92 एंड 85 ये इसका जवाब होगा, सिंपल। CDS का ये सवाल था। ये देखिए CSET 2020। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, ये क्वेश्चन है हाउ मैनी 5 डिजिट, क्वेश्चन 1 by 1। देखिए क्वेश्चन से सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं आप देखिएगा। हाउ मैनी 5 डिजिट प्राइम नंबर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग ऑल द डिजिट्स 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटिंग ऑफ डिजिट्स। मतलब मेरे को एक नंबर चाहिए जो 5 डिजिट का हो और मैं उसमें यूज कर सकता हूं 1 2 3 4 5। मैं इन डिजिट्स को यूज करना है और इस तरह से यूज करना है कि रिपीटिशन ना हो। अब जब रिपीटिशन नहीं होगा तो ये पांचों डिजिट्स यूज जरूर होंगे, मतलब कुछ ऐसा नंबर निकल के आएगा 1 2 3 4 5, लेट्स से 2 1 3 4 5, लेट्स से 3 1 2 4 5, लेट्स से 5 4 3 2 1, समथिंग कुछ भी ऐसा निकल के जो भी डिजिट्स बनेंगे बनता चला जाएगा, लेकिन रिपीट नहीं करेगा। अच्छा, मुझे एक चीज ऐसी मिल रही है कि मैं 1 में जोड़ूंगा 2 तो निकल के आएगा 3, 3 में जोड़ूंगा 3 तो निकल के आएगा 6, 6 में जोड़ूंगा 4 तो निकल के आएगा 14, 6 में 4 जोड़ूंगा तो निकल के आएगा 10, दैट इज 10, और 10 में जोड़ूंगा 5 तो निकल के आएगा 15। मेरे को एक चीज पता है कि 15 3 से जरूर डिवाइड होगा, और मेरे को बाय द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी कि अगर नंबर के जो डिजिट्स हैं अगर उसका सम 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर हमेशा किसी से डिवाइड हो चाहे ना हो या 3 से जरूर डिवाइड होगा। यानी कि तुम कैसा भी नंबर सोच लो, आप कैसा भी नंबर सोच लो, वो नंबर चूंकि उसके डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो वो 3 से जरूर डिवाइड होगा, और अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर प्राइम नंबर तो नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये कहती थी कि वो नंबर या तो 1 से डिवाइड होगा या तो नंबर इटसेल्फ, और 3 से भी डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर प्राइम नंबर जिंदगी में नहीं होगा। तो अगर मेरे से पूछेगा कैसे कितने ऐसे प्राइम नंबर्स बन सकते हैं, तो भैया प्राइम नंबर तो बनेगा ही नहीं, और प्राइम नंबर बनेगा ही नहीं तो उत्तर निकल के आ जाएगा 0। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल जवाब। चूज द ग्रुप विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर नंबर। अब ये CSET 2023 का सवाल है, ये CSET 2023 का सवाल है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज कर गए थे, लेकिन अगर आप देखेंगे इस ग्रुप को तो 17 37 47 97, मुझे एक चीज समझ में आ रहा है कि ये नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। इसमें भी ये दिख रहे हैं नंबर्स, अजीब से नंबर्स हैं, ये सारे नंबर्स प्राइम नंबर हैं। इसमें भी दिख रहे हैं, इसमें भी नंबर्स कुछ प्राइम दिख रहे हैं। अब देखो इसमें चूज करना है कि एक ऐसा ग्रुप जो दूसरे से अलग है, तो 17 भी प्राइम है, 37 भी प्राइम है, 47 भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, तो ये प्राइम नंबर्स का ग्रुप है। अभी मैंने आपसे 1 से 100 तक के प्राइम नंबर्स लिखे ही थे। यहाँ पे 31 भी प्राइम है, 41 भी प्राइम है, 53 भी प्राइम है, 67 भी प्राइम है, तो ये भी प्राइम नंबर्स हैं। यहाँ पे 71 भी प्राइम है, 73 भी प्राइम है, 79 भी प्राइम है, और 83 भी प्राइम है। और लेकिन यहाँ पे 83 प्राइम है, 89 प्राइम है, 91 प्राइम नहीं है, और 97 प्राइम है, क्योंकि 91 को मैं लिख सकता हूँ 13 7 जा 19 1। तो केवल ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें 1 नंबर एक ऐसा है, एक नंबर एक ऐसा है जो कि प्राइम नहीं है, इसलिए ये दूसरों से अलग है, क्योंकि हम कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढते हैं। बाकी सारे प्राइम्स का ग्रुप है, ये एक प्राइम का ग्रुप नहीं है। अब अगर आपको प्राइम नंबर्स 1 से 100 तक याद होते तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता, और आप इस चीज़ को रिकॉल कर लेते तो आसान हो जाता कि भाई ये प्राइम नंबर का भी ग्रुप हो सकता है।
नहीं तो जो बाकी जितने भी आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकाल लो, प्लस कर लो, माइनस कर लो, उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। अगला सवाल, इफ पी क्यू आर, ये देखिए ये भी सी सेट 2023 का सवाल है, हालत खराब कर दी थी इस क्वेश्चन ने। आओ करते हैं। पी क्यू आर एंड एस आर डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर। पी क्यू आर एस आर सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर्स, देन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू एंड आर एंड एस। अगर पी क्यू आर एंड एस सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर्स हैं तो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है? अच्छा, सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सिंगल डिजिट आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब इसकी वैल्यू P एंड Q, मेरे को चाहिए P प्लस Q एंड R प्लस S, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। अब कॉमन सेंस वाली बात है, दो नंबर के मल्टीपल्स मैक्सिमम होनी चाहिए। वो तब पॉसिबल है जब ये मैक्सिमम वैल्यू हो और इसकी भी वैल्यू मैक्सिमम हो, तभी तो पॉसिबल है। एक बड़े नंबर से एक बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तभी तो बड़ा नंबर निकलेगा, एक बड़े नंबर से छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो छोटा नंबर निकलेगा। तो इसकी भी वैल्यू मैक्सिमम हो, इसकी भी वैल्यू मैक्सिमम हो। अब दोनों की मैक्सिमम चाहिए, तो अगर मैं सपोज P प्लस क्यू लेता हूं, P और Q ले लेता हूं, 9 और 8 कितना हो गया? 17, और R और S 7 6 जा 42 7 प्लस 6 13 ले लेता हूं, तो ये तो मैक्सिमम बन गया, ये मैक्सिमम नहीं बन पाया। फिर तो मैं क्या करूंगा, कोशिश ऐसा कोई लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे नंबर्स यही लेने हैं। नंबर्स मुझे ये वाले इसलिए लेने हैं ताकि मैं इसकी वैल्यू मैक्सिमम कर सकूं। और अगर P प्लस क्यू इज इक्वल टू R प्लस S, अगर कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाए कि ये दोनों बराबर हो, तो वो स्क्वायर फॉर्म में चला जाएगा, जो कि एक्चुअली हमेशा स्क्वायर मैक्सिमम देता है। तो यहां से मैं अगर देखूं तो 9 और 6 में ऐड कर दूं, मतलब अगर P की वैल्यू 9 पुट कर दूं और Q की वैल्यू 6 कर दूं और R की वैल्यू 8 कर दूं और S की वैल्यू 7 कर दूं, तो मुझे मिलेगा, ये निकल के आएगा 15 गुणे 15, जो कि 225 होगा। तभी ये वैल्यू मैक्सिमम निकल के आएगी। आप देख भी सकते हैं, लाइक अगर हम 17 और 13 कर दें, 17 से 13 मल्टीप्लाई कर दें तो 13 7 जा 91, 13 1 जा 13 प्लस 9 इट इज 221। हमेशा ये सही होगा, हमेशा ये छोटा ही होगा। एक ही केस में पॉसिबल है जब ये दोनों ही मैक्सिमम हो जाएंगे। दोनों मैक्सिमम तब होंगे जब ये दोनों बराबर होंगे। तो ये इसका जवाब है, सिंपल क्वेश्चन है। अब यहां पे आपको अपनी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। मैथमेटिक्स एक ऐसा पेपर है यार, जो एटलीस्ट सीसेट एक ऐसा पेपर है जिसमें मैथमेटिक्स एक पोर्शन है। मैथमेटिक्स एक ऐसा पोर्शन है जो प्रैक्टिस मांगता है। और प्रैक्टिस हम कहाँ से करते हैं? फिलहाल तो हम CSE टॉपर पे करते हैं, CSEtopper.com, इस पे लिए भी प्रैक्टिस क्वेश्चन उस पर जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे। तो प्रैक्टिस करनी है, मैथ्स हमारी ईजी होती चली जाएगी। और मैं बता दूं, आप के पास अगर जैसे इस बार लगभग 30-40 सवाल आए थे, 40 के आसपास सवाल आए थे मैथ्स के, अगर आपकी मैथ्स ठीक है तो आप उसमें 20-25 का सवाल कर सकते थे। आप मतलब यू वुड हैव बिकम क्लोजर टू दी यू कैन से द क्लियरिंग द सीसेट पेपर। लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा सा दिमाग शांत रख के, दिमाग एकदम कंट्रोल करते हुए, इमोशंस को काबू में करते हुए चीज़ों को करना पड़ेगा। और आपको मैथ्स जिस हिसाब की दिख रही है, मैथ्स टफ आ रही है थोड़ी सी, तो आपको अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग होंगे तो आपको ये सवाल परेशान नहीं करेंगे। देखिए सीसेट 2023 का पेपर कितना प्यारा और इजी सवाल था, आप कर सकते थे। तो सारे ही क्वेश्चन IIT लेवल के नहीं थे, कई क्वेश्चन आप ऑलरेडी आराम से कर सकते थे, थोड़ा भी दिमाग से सोचते आप तो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स। 2 नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हैं? P और Q, सच दैट P इज प्राइम नंबर एंड Q इज कंपोजिट नंबर। मतलब हमारे पास एक ऐसा है कि भैया हमारा जो P है वो प्राइम है और Q जो है वो कंपोजिट है। ठीक, अब मेरे से पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा है। पॉसिबिलिटी नंबर 1,
P क्रॉस Q कैन बी एन ऑड नंबर, P क्रॉस Q कैन बी एन ऑड नंबर। तो मैंने क्या पता है, ये कैन बी ऑड नंबर होता है। अब देखिए आपको याद होगा P तो मैंने मान लीजिए कि मेरे को ऑड नंबर चाहिए, तो मैं P अगर इवन ले लूंगा 2, तो मेरे को तो इवन ही मिलेगा, बाकी सारे जो प्राइम नंबर्स है वो ऑड ही होते हैं। तो मैं मान लो कि 3 ले लेता हूं, सपोज ये एक प्राइम नंबर था। अब 3 में मैं कोई भी ऑड नंबर, यहां पे ये ऑड था और इसमें कोई भी ऑड नंबर मल्टीप्लाई कर दूं, कोई भी ऑड नंबर 27, 29, 31, 33, 35 एटसेट्रा, कोई भी ऑड नंबर मल्टीप्लाई कर दो तो मुझे ऑड ही मिलेगा। तो इट कैन बी एन ऑड नंबर, यस सर इट कैन बी एन ऑड नंबर। हमेशा ही, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये ऑड ही होगा। अगर Q हमने ऑड लिया है तो, मतलब Q अगर हमने ऑड लिया है और P भी ऑड है तो ये ऑड ही निकल के आएगा। अगर Q इवन ले लिया तो इवन हो जाएगा। तो पॉसिबल है, हाँ जी पॉसिबल है। ऑड इंटू ऑड इक्वल टू ऑड 2। Q बाई P कैन बी ए प्राइम नंबर। क्या मैं कोई ऐसी वैल्यू सोच पा रहा हूं जो Q बाई P कैन बी ए प्राइम नंबर, यानी कि सपोज Q है हमने ले लिया 15, इसको मुझे पता है कि मैं 3/5 लिख सकता हूं, 3 गुणे 5। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि भाई Q की वैल्यू हमने 15 ले ली और P की वैल्यू हमने 5 ले ली, तो क्या Q बाई P विच इज इक्वल टू 3, क्या ये प्राइम नंबर है? कैन इट बी? यस इट कैन बी। वैल्यू पुट वैल्यू, दिमाग लगाइए, सिंपल। आपने ये सारी चीजें पढ़ी थी, इसमें कौन सा टफ क्वेश्चन हो गया भैया? और इतना तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, वैल्यू पुट करना सीख लीजिए। तो ये भी पॉसिबल है। 3, P प्लस Q कैन बी ए प्राइम नंबर। P और Q प्लस कर दें तो ये प्राइम नंबर हो सकता है। देखते हैं, P की वैल्यू अगर मैंने 2 ऐड कर दी, 2 इज ए प्राइम नंबर, और Q की वैल्यू हमने रख दी, इट्स अ कंपोजिट नंबर, लेट्स से 9, हमने 9 रख दी, तो क्या इसका एडिशन प्राइम नंबर निकल के आएगा? P प्लस Q इक्वल टू 2 प्लस 9, इट इज इक्वल टू 11। ये प्राइम नंबर है, हाँ भैया 11 प्राइम नंबर है, तो ये भी होगा। तो सिंपल सा यार, ये निकल तो रहा है 1 2 3। इसमें कौन सा टफ है? क्या टफ है इसमें यार? थोड़ी से तो दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा तो देखना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। आपको नहीं सोचोगे तो कैसे कर लोगे? एक चीज समझिएगा, मैथमेटिक्स अगर आप चाहते हैं कि आपको आए तो उसका एक ही तरीका है, प्रैक्टिस, और कोई तरीका है ही नहीं। प्रैक्टिस जितना करेंगे आपका दिमाग उतना ज़्यादा खुलता चला जाएगा, और जितना आप इससे दूर भागेंगे, जितना आप इसको इग्नोर करेंगे, आप इससे दूर होते चले जाएंगे। ये तो वैसा ही है कि भाई आप जिस चीज़ में जितना टाइम देते हैं वो चीज़ आपकी उतनी होती चली जाती है। आपको कोई व्यक्ति पसंद है, आप उसको जितना टाइम देते हैं आप उसके लिए उतनी अच्छी अपनी इमेज क्रिएट कर पाते हैं, उतनी ज़्यादा बातें करते हैं। रात भर जितनी बातें कर लो आप लोग, आपको उतनी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। और यूपीएससी को जितना ध्यान नहीं दोगे वो आपसे उतना दूर चला जाएगा। यूपीएससी को जितना प्यार दोगे यूपीएससी उतना पास आ जाएगा। किसी लड़की को उतना प्यार दोगे, शायद आपकी किस्मत अच्छी रही तो दूर रहेगी, पास आ गई तो वैसे ही बर्बाद हो जाओगे। पढ़ाई कर लो भाई, यही तो समझा रहा हूँ, पढ़ लो। और बाकी जैसा मैंने आपसे बोला था, लड़कियाँ कभी लड़कों को ख़राब नहीं करती, हम खुद ख़राब होने जाते हैं, क्योंकि हमें जिस टाइम पे पढ़ने के लिए भेजा गया था हम पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं और दुनिया के सारे काम करते हैं। यार ये मत करना। इंपॉर्टेंट क्या है? सिलेक्शन लेने के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, सिंपल सा है। अब अगर आपको लगता है कि अगर आप रात भर 4 घंटे बातें करके अगर आप सिलेक्शन ले लोगे तो गड़बड़ है, मत करो। पढ़ाई करो, सिलेक्शन लो, सब कुछ अच्छा होगा। क्योंकि आजकल इंस्टीट्यूट्स में, कोचिंग में क्या हो गया है, टोटल टारगेट ही होता है, जाना है, हंटिंग करनी है, नहीं करने का, पढ़ाई करने का, सिलेक्शन लेने का, आईएएस बनेंगे अपन, आईपीएस बनेंगे, देश को संभालेंगे। शक्ति जनरेट करिए ना यार। पावर किस चीज़ में है? पावर सबसे पहले खुद पे काबू करने में है, और खुद पे काबू करके क्या करना है? जो हमारा सपना था उस सपने को पूरा करना है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपका सपना यूपीएससी है या किसी का जीवन साथी बनने का। केवल समस्या उसमें नहीं है, एक अच्छा जीवन साथी आप चुनना चाहेंगे, लेकिन हर चीज़ का एक स्टेज होता है। अभी जब आप विद्यार्थी वाले स्टेज में हैं तो विद्यार्थी बन कर रहिए ना। इनफैक्ट हमारे वेदों में भी जो 4 आश्रम हैं,
ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, सन्यासी आश्रम, ये ऐसे ही थोड़ी बनाए गए हैं। ये बहुत ही सोच समझ के सदियों की जो विजडम है उसके तहत बनाया गया, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ होती है, स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट बन के रहिए ना। आप तो गृहस्थी बसाने के लिए टारगेट ले लेते हो, तो ब्रह्मचर्य के टाइम पे ब्रह्मचर्य कर लो, पढ़ लो, ढंग से सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी करते रहना जो करना आगे। तो ये चीज़ें थी, तो आसान है, लेकिन जितना वक्त देंगे वो आपसे वक्त मांगेगा समझने के लिए। ये वक्त मांगेगा कि मुझे इज्जत दो, इज्जत दोगे मैं भी तुम्हें इज्जत दूंगा, तुम मुझे समझोगे मैं तुम्हें समझूंगा, सिंपल सा है। आ जाओ। चलो अगला सवाल, हाउ मेनी पेयर ऑफ नेचुरल नंबर्स आर देयर सच दैट द डिफरेंस ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 63। ये 2020 का सवाल है। कितने ऐसे नेचुरल नंबर के पेयर्स हैं जिनके स्क्वायर्स का डिफरेंस 63 है। सपोज 2 पेयर नेचुरल नंबर हैं ए और बी सच दैट बी ग्रेटर देन ए है, ठीक है। ये कह रहा है कि बी स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 63। हम ये बात जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं बी प्लस ए एंड बी माइनस ए इज इक्वल टू 63। यानी b प्लस ए और b माइनस ए इक्वल टू 63। अब देखते हैं इसको मैं क्या क्या लिख सकता हूं, 63 को 63 इंटू 1 लिख सकता हूं, और क्या लिख सकता हूं 21 इंटू 3 लिख सकता हूं, और क्या लिख सकता हूं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स का पेयर पूछा है, और क्या लिख सकता हूं 7 9 जा 63 लिख सकता हूं, ठीक है। क्या मैं इसको 9 इंटू 7 लिख सकता हूं, लिख तो सकता हूं, लेकिन यहां पे लेने का नहीं है, क्योंकि मेरे को b प्लस ए का वैल्यू तो ज़्यादा मिलेगा ना, नेचुरल नंबर है, तो मैं ये वाला नहीं लूंगा। तो ये 3 कंडीशन निकल के आ रही है, तो मैं क्या 3 डायरेक्ट क्लिक कर दूं? उत्तर है फिलहाल नहीं। अब मैं इसके बाद क्या करूंगा, ये चेक करूंगा कि b प्लस ए एंड b माइनस ए, अगर b प्लस ए को मैं 63 ले रहा हूं, क्योंकि अगर 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन 63 आ रहा है, 63 इंटू 1 लिखा है, तो डिफरेंस वाले को छोटा ले लूंगा और इस प्लस वाले को बड़ा ले लूंगा और इसको ले लूंगा। तो क्या जो सॉल्यूशन निकल के आ रहा है b और a वो नेचुरल नंबर निकल के आ रहा है? ये तीनों चीज़ों बार के लिए डिसाइड करूंगा, चेक करूंगा। b प्लस ए इक्वल टू 21, b माइनस ए इक्वल टू 3 एंड b प्लस ए इक्वल टू 9 और b माइनस ए इक्वल टू 7। तो मेरे को तीनों बार चेक करना पड़ेगा कि जो b और a का जो वैल्यू आया क्या वो नेचुरल नंबर निकल के आया कि नहीं, और अगर आ गया तीनों में तो 3 जवाब होगा, 2 में निकल के आएगा तो 2 जवाब होगा, 1 में निकल के आएगा तो 1 जवाब होगा, किसी में निकल के तो आएगा ही लेकिन, ठीक है। तो इसका मतलब है 2b इक्वल टू 64, b इक्वल टू 32, b इक्वल टू 32 रखूंगा तो a की निकल के आएगा 1। तो क्या ये हो सकता है? हाँ, यहाँ पे तो देखिए पॉसिबिलिटी एक बन गई। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे निकल के आएगा 2b इक्वल टू 24, b इक्वल टू 12 और b की वैल्यू 12 रखूंगा तो a की वैल्यू क्या आएगी 9। 12 प्लस 9 21, 12 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर अगेन 63, 144 माइनस 81, ठीक है। अब यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, इसमें देख लीजिए 2b इसको ऐड किया तो 16, b इक्वल टू 8, b की वैल्यू 8 तो a की वैल्यू 1, 8 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 63। अब बोल दूंगा भैया हाँ होगा ये, बिना चेक किए मत लिख देना। अगर आप बिना चेक के लिखते हो तो आपका आंसर गलत भी हो सकता है, क्योंकि अगर सपोज कीजिए बाई चांस, ऐसा इसमें नहीं है ऑल दो, अगर बाई चांस ऐसा होता कि किसी एक में इसमें जो वैल्यू आती वो आपकी नेचुरल नंबर में नहीं आती, तो आप इसका जवाब 2 ही लिखते, 3 नहीं लिखते। ये आपकी किस्मत अच्छी थी ऑल दो कि अगर आपने ये चीज़ें की होती तो आपका सही हो गया होता। तो ये चेक करके लिखना, आधा मिनट एक्स्ट्रा लग जाए यार, लेकिन देखो सीधी सी बात है, मेहनत भी की हो उत्तर भी गलत आ जाए क्या फ़ायदा। तो मेहनत करो और उत्तर सही आ जाए तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। आ जाओ। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये डेफिनेशन बेस्ड जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, और ये कब CDS 2016 ने पूछ रखा है, क्या एवरी नेचुरल नंबर इज ए रियल नंबर? हाँ जी हाँ, हमने डिस्कस किया था, एवरी नेचुरल नंबर इज ए रियल नंबर।
ठीक है। क्या एवरी रियल नंबर इज ए रैशनल नंबर? क्या हर एक रियल नंबर रैशनल नंबर है? नहीं जी, ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि रियल नंबर में पार्ट थे रैशनल और इररेशनल, याद आया? तो फिर रैशनल नंबर रियल नंबर तो होगा, लेकिन हर रियल नंबर रैशनल नहीं होगा, क्योंकि इररेशनल भी है, ठीक है। यानी कि रैशनल प्लस इररेशनल, इन दोनों का जो सम मिला वो बना रियल नंबर, तो ये नहीं होगा। एवरी इंटीजर इज ए रियल नंबर, हाँ बिल्कुल था, आपको याद कीजिएगा, डेसिमल एंड इंटीजर का वो किया था मैंने, वो किया तो मतलब डिवीजन करके दिखाया था, तो ये सही है। एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर, बिल्कुल एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ये भी सही है। तो उत्तर क्या होगा? 134 दिया है, हाँ जी दिया हुआ है, बी हो जाएगा इसको उत्तर। सिंपल डेफिनेशन बेस्ड सवाल पूछते हैं। अगला सवाल, द सम ऑफ 5 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स कैन बी 100। 5 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स कैन बी 100। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक सिखाना चाहूँगा। कभी आपको एज्यूम करना पड़े, 3 नंबर एज्यूम करना है, 5 नंबर मतलब ऑड नंबर में संख्या होगी, और अगर आपको एज्यूम करना पड़े उन नंबर्स को वैल्यू निकालने के लिए, तो अगर 3 दिया हुआ है, 3 नंबर्स हैं, अगर 3 नंबर्स हैं तो उनको हमेशा ऐसे एज्यूम करना, x - 1 x +1। ये मत करना कि बोलोगे भैया एक नंबर x ले लेते, एक नंबर x +1 ले लेते, एक में x +2 ले लेते, इसमें कैलकुलेशन आपकी लंबी हो जाएगी। क्योंकि बेसिकली आप कंजिक्यूटिव का मतलब होता है कि डिफरेंस लेते हो ना, डिफरेंस 1 होता है, तो x - 1 x +1। 5 नंबर होंगे तो हम x - 3 x - 1 x - 2 नहीं, 5 नंबर होंगे तो x - 2 ये हटा देते हैं, एक मिनट, तो 5 नंबर होंगे तो हम इसको लेंगे 5 नंबर, ठीक है। x - 2 x - 1 x +1 x +2। 7 नंबर होंगे। अब कंफ्यूजन हो रहा है तो सिंपल क्या करो, पहले x लिख लो, फिर अगला x +1 लो, इधर x - 1 ले लो, और ये करते चले जाओ, फिर इधर x +2 ले लो, इधर x - 1 ले लो, गिनते चले जाओ, और इधर फिर x +3 ले लो, इधर x - 1 ले लो, 3 ले लो। तो बेसिकली बाई 2 करोगे, इसको बाई 2 करोगे, देखोगे 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 3 तक माइनस करना पड़ेगा हमको, समझ में आया? तो कभी भी वैल्यू पुट करनी हो ना तो ये वैल्यूज लेना, आपकी कैलकुलेशन ईजी रहेंगी। इसको अगर लोगे ना 7 नंबर x ले लिया, फिर x +1 x +2 x+, तो कैलकुलेशन सब करते रह जाओगे, तो ये कैलकुलेशन ईजी बनाने के लिए। तो सम ऑफ 5 कंजिक्यूटिव नंबर्स कैन बी 100। मैं चेक कर लेता हूं कि क्या सम ऑफ 5 कंजिक्यूटिव नंबर्स 100 के बराबर हो सकता है, क्या इसकी एक पॉसिबिलिटी है? तो मैं क्या करूंगा, 5 कंजिक्यूटिव नंबर्स मान लेता हूं, x - 2 x - 1 x +1 और x +2 है। अब दिया हुआ है कि इसका जो सम है ये 100 के बराबर। तो अगर इसका फायदा ये हुआ इन नंबर्स को लेने के चलते, मेरा ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, मेरी कैलकुलेशन आसान हो गई। तो 5x बराबर 100 आ गया, x बराबर 20 आ गया, यानी कि x की वैल्यू 20 थी, इधर का वैल्यू 19, इधर का वैल्यू 21, इधर का वैल्यू 18, इधर का वैल्यू 22। तो हाँ भी ये पॉसिबल है। द सम ऑफ 5 कंजिक्यूटिव नंबर्स कैन बी 100। द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर कैन बी इक्वल टू देयर सम। 3 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर का जो प्रोडक्ट है उनके बराबर हो सकता है सम के। तो मेरे को एक दिमाग में नंबर आ रहा है, वह हम चलो 1 2 3 देख लेते हैं, ठीक है। तो द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर कैन बी इक्वल टू देयर सम। इट मीन्स 1 गुणे 2 गुणे 3, डज इट इक्वल टू 1 + 2 + 3। यहां पे 6 निकल के आएगा, यहां पे भी 6 निकल के आएगा। हाँ जी सर, ये तो होता है। और अगर आपको, अब देखो, अब यहां पे 3 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर, तो हम ऐसे भी देख सकते थे x - 1 x +1, ठीक है। प्रोडक्ट इज इक्वल टू दियर सम। सम क्या हो गया, इक्वल टू x - 1 + x +1। तो ये तो कट गया, ये इधर आके निकल के आया 3x, इक्वल टू ये निकल के आएगा x - 1 x +1,
x से कटा x और x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3 विच इम्प्लाइज x स्क्वायर इक्वल टू 4 विच इम्प्लाइज x इक्वल टू 2। तो यहाँ से भी हम देख रहे हैं कि निकल के आ रहा है, ये 2 निकल के आएगा, ये 1 निकल के आएगा, ये वो निकल के आएगा। अब देखो इसका एप्लीकेशन क्या है, इस तरह से वैल्यू पुट करने का फायदा क्या है। सपोज करो ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे तो इससे हमें दिख गया कि ये चीज़ पॉसिबल है, तो हमारा आंसर सी होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता हूं, ट्विस्ट करने का मन किया मेरा। और मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूं। चेंज क्या करता हूं, मैं बोलूंगा यहां पे ये 100 नहीं देता हूं, मैं 103 देता हूं, ठीक है। और मैं सेम फिर यही क्वेश्चन रिपीट कर दिया, 100 की जगह मैंने 103 दे दिया। अब मैंने पुट किया, अब देखना सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स कैन बी 103, ये स्टेटमेंट है। अब क्या करोगे, तो x माइनस 2 प्लस x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 2। तो देखो इस तरह से जब लेते हैं ना नंबर्स, तो लेना मतलब नंबर लेना बड़ा आसान हो जाता है, कैलकुलेशन ईजी बन जाती है। तो ये निकल के आ गया 103, क्योंकि अगर आप इसकी जगह ऐसे लेते ना x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 इक्वल टू 103, तो कैलकुलेशन ही करते रहता था, समझे में नहीं आता, क्वेश्चन छूट जाता। तो यहाँ पे जब आपने ये कर दिया तो आपने पाया 2 से ये 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, 5x निकल के आ गया 103, 5x निकल के आ गया 103। तो x की वैल्यू हो गई 103/5। 103/5 होने के चलते मेरे को जो x की वैल्यू मिलेगी वो एटलीस्ट इंटीजर तो नहीं मिलेगी, इंटीजर पॉसिबल ही नहीं है। तो सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर, जो कि इंटीजर पॉसिबल ही नहीं है जब इंटीजर की वैल्यू कैन बी 103, ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और ये फिर सही होगा। तो आपका आंसर फिर इन दैट केस बी ओनली हो जाता। ये यहां पे इसका एप्लीकेशन है। बात आ रही समझ में? आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन, सीसेट 2022 का सवाल। द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर कैन बी इक्वल टू दियर सम, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर, यहां पे नेचुरल नंबर से इंटीजर को रिप्लेस कर दिया है, इज इक्वल टू दियर प्रोडक्ट। हाउ मेनी सच पॉसिबिलिटीज आर देयर। अब यहां पे पॉसिबिलिटीज पूछ रहा है, वहां पे नेचुरल नंबर वाली बात थी, थोड़ा सा क्वेश्चन हल्का सा ट्विस्ट किया है और आपसे पॉसिबिलिटीज पूछ रहा है। ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3। तो सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज इक्वल टू दियर प्रोडक्ट, कितनी पॉसिबिलिटी है। तो देखो सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, अब ये चीज आप क्या कर सकते हो, यहां पे मेरे को एक पता है 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 1 × 2 × 3, ये एक पॉसिबिलिटी नंबर 1 दिख रही है। लेकिन मेरे को तो इंटीजर था, तो मैं कुछ नेगेटिव भी सोच पा रहा हूं। तो मैं अगर दूं -1 + 0 + 1, डज इट इक्वल टू -1 × 0 × +1, तो इसकी वैल्यू भी 0 है, इसकी वैल्यू भी 0 है। एक और पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है, ये एग्जिस्ट कर रही है, देख लीजिए। और एक तीसरी पॉसिबिलिटी क्या मैं ये सोच पा रहा हूं, -1 - 2 - 3 इक्वल टू -1 × -2 × -3। तो ये मैं जब ऐड करूंगा तो -6 निकल के आएगा, ये जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो -6। तो 3 पॉसिबिलिटी मिल रही है, 3 मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हैं, ये यहां पे हो जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म में अगर हम देखना चाहते हैं, चीज़ों को चेक करना चाहते हैं, तो भी पॉसिबल है। हमारे पास है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर है जो उसका प्रोडक्ट के बराबर है। तो मतलब वो नंबर्स हमने क्या मान लिया, सपोज वो नंबर्स हमने आपको बताया था x - 1 x + 1। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरा को ये कह रहा है कि प्रोडक्ट सम के बराबर है x - 1 x + 1
इज इक्वल टू सम x माइनस 1 प्लस x प्लस 1। ये मेरा इससे कट जाएगा तो ये निकल के आएगा 3x और ये निकल के आएगा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे ये मत कर देना कि इससे इसको आप काट दोगे, क्योंकि ये इसके बराबर तब भी हो सकता है जब x की वैल्यू 0 होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3x इक्वल टू 0, x हम कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, x इक्वल टू 0, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज x इक्वल टू प्लस माइनस 2, या तो प्लस 2 होगा या तो माइनस 2 होगा। अब अगेन अगर हम नंबर x की वैल्यू यहाँ पे 0 लेते, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 लेता तो ये माइनस 1 निकल के आता, ये प्लस 1 निकल के आता। x की वैल्यू मैं 2 लेता तो 2 प्लस 1 कितना हुआ, 3 हुआ, और 2 माइनस 1 कितना हुआ, 1 निकला। और मैं x की वैल्यू अगर माइनस 2 लिया, माइनस 2, तो x प्लस 1 कितना हुआ, माइनस 1, और ये माइनस 3। तो ये 3 कंडीशंस होंगी, चाहे आप ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो। अगर आप वो सोच नहीं पा रहे हो तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। आपको थोड़ी सी इक्वेशंस, क्योंकि मैं इक्वेशंस भी अलग से पढ़ाऊंगा आपको, तो ये इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका है जो सही तरीका है कि हम काटेंगे नहीं, हम इसको इधर ले जाके माइनस करके वो करेंगे, सॉर्ट करेंगे अगर दोनों साइड कॉमन है तो यहाँ पे भी निकल जाता है। आपका तरीका से, मैंने क्या बोला, मैथ्स आसान है, तरीका सही होना चाहिए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की किस वैल्यू के लिए सम ऑफ डिजिट्स इन द नंबर 10 की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 2। n की वैल्यू मैं क्या रखूं कि इसकी वैल्यू 2 आए। तो देखो n की वैल्यू सपोज मैंने 0 रखी तो 10 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। याद करिएगा मैंने बताया था कोई भी पावर कोई भी a बेस है उसकी पावर 0 है तो वो 1 ही होगा। n की पावर 0 इट मीन्स 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। n की वैल्यू सपोज मैं 1 रखता हूँ, इट मीन्स यहाँ पे 10 है, ठीक है। अब सम ऑफ डिजिट्स है तो इसके डिजिट का सम 1 है, प्लस 1 इक्वल टू 2। n की वैल्यू 2 रख देता हूँ तो निकल के क्या आएगा, 100। इसके डिजिट्स का सम अगेन 1 है, इसमें प्लस 1 करना है, इक्वल टू 2 निकल के आएगा। n की वैल्यू मैं 4 रख देता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1 0 0 0 0। लेकिन मैं फिर देख रहा हूँ कि इसके डिजिट्स का सम क्या है, 1 है, प्लस 1 है। यानी कि मैं n की वैल्यू कितनी भी सोच लूँ, n की वैल्यू कितनी भी सोच लूँगा, कुछ भी वैल्यू सोच लूँगा, n की वैल्यू कुछ भी रख लूँगा, लेकिन इसके डिजिट्स का सम हमेशा 1 आएगा और प्लस 1 करेंगे तो 2 निकल के आएगा। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि फॉर एनी, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि फॉर एनी होल नंबर, फॉर एनी होल नंबर n, इसे आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो देखो ये नहीं होगा क्योंकि ये दिखा दिया मैंने, ये मैं बोल रहा हूं ये होगा। अच्छा ये क्यों नहीं होगा, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n ओनली। पॉजिटिव इंटीजर 1 आता है, 2 होता है, 3 होता है, 0 तो पॉजिटिव इंटीजर है नहीं बाय डेफिनेशन। अब 0 पॉजिटिव नंबर नहीं है लेकिन ऐसा हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, फॉर एनी पॉजिटिव नंबर n ओनली। ये बोला केवल एक n पॉजिटिव नंबर, तो वो गलत हो गया। डेफिनेशन इसीलिए बताया था, पॉजिटिव नंबर, नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड ऑल। वो अगर आपको अभी भी ध्यान नहीं है तो आप लेक्चर देख लीजिएगा दोबारा, पिछला वाला। फॉर एनी रियल नंबर n, अब एनी रियल नंबर n 10 की पावर सपोज करो मैंने अंडर रूट ले ली तो ये तो कभी नहीं होगा, ठीक से, ठीक है। अंडर रूट 10 प्लस 1 2 होता ही नहीं, तो n की वैल्यू मान लो मैंने 10 की पावर हाफ ले ली, कहाँ से हो जाएगा, नहीं होगा। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा। नाउ ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। 3 of the 5 positive integers p, q, r, s and t are even। 5 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये इवन है, मतलब 5 नंबर 5 इंटीजर्स हैं जिसमें से 3
इवन है एंड 2 आपके ऑड हैं, ऑर्डर सेम नहीं है। तो ये कह रहा है पी क्यू आर माइनस एस माइनस टी इज डेफिनेटली इवन। 2p प्लस क्यू प्लस 2r माइनस 2s प्लस टी इज डेफिनेटली ऑड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? तो आओ चेक करते हैं। p प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस माइनस टी, ये कह रहा है इट इज डेफिनेटली इवन। अब एक चीज यहां पे समझना कि मैं अलग अलग सिचुएशन प्रोड्यूस करने की कोशिश करूं तो मैं इसमें से एक डिजिट ऑड ले सकता हूं, ठीक है, पहली कंडीशन। एक ये ऑड ले लिया, एक को मैंने इवन ले लिया, ठीक। इन दोनों को ही मैंने इवन ले लिया या फिर इन दोनों को ही ऑड ले लिया, यही कंडीशन तो बन पाएगी। अब ये मत करने लगना कि इसको इवन लिया इसको ऑड लिया, क्योंकि इसके नंबरिंग से फर्क नहीं पड़ता। माइनस एस माइनस टी लिखो चाहे माइनस टी माइनस एस लिखो, तो 3 ही केस बनेगा जहां पे या तो ऑड और इवन, ऑड इसमें से एक नंबर मैं ऑड ले लूं, एक नंबर इवन ले लूं, या फिर एक नंबर इवन ले लूं दूसरा नंबर भी इवन ले लूं, या फिर दोनों ऑड ले लूं। यही तो केस बनेगा, क्योंकि 2 ही नंबर तो है हमारे पास ऑड। तो अगर मैं इसको एक ऑड लूंगा एक इवन लूंगा तो इसमें से कोई भी एक नंबर ऑड होगा, बाकी दोनों इवन होंगे, ठीक है। केस 2, ये दोनों इवन थे, यानी कि ये दोनों ऑड वाले नंबर यहीं पे होंगे, एक इवन होगा, ये हो जाएगा। और केस 3, ये दोनों ऑड होंगे तो ये दोनों माइनस में जाएंगे, बाकी सारे नंबर इवन वाले यहीं पे आएंगे। इसको आप ये मत सोचने लगना कि इवन यहां लिख देंगे और इसको ऑड लिख देंगे तो कोई फर्क पड़ जाएगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तो आपके पास सिर्फ ये 3 पॉसिबिलिटी बन रही है। अब मैंने आपको बताया था ऑड प्लस इवन इज ऑड प्लस इवन इज ऑड, ऑड प्लस इवन निकल के आया, फिर से ये बचा हुआ, फिर ये क्या बना ऑड, और ये ऑड माइनस इवन, ऑड प्लस इवन ये भी ऑड होगा, या फिर ऑड माइनस ऑड, ये इवन बन गया, ऑड माइनस ऑड ये इवन निकल गया, इवन माइनस इवन इक्वल टू इवन, यहां पे ये इवन हो जाएगा, इट इज डेफिनेटली इवन। तो एक केस में तो इवन होगा, क्या इसमें हो रहा है? ऑड प्लस ऑड इवन है, उसके बाद इवन में कहते हैं इवन माइनस करो चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, ये इवन निकल कर है तो ये भी इवन है। इस केस में देखते हैं इवन 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 आ रहा है, अब ये इवन इससे ऐड हुआ, ये इवन आ रहा है, इवन माइनस ऑड ऑड निकल के आएगा, ऑड माइनस ऑड इवन निकल के आएगा। तो ये हमेशा ही हर एक सिचुएशन में ये पहला वाला तो इवन ही निकल के आएगा, हमेशा ये इवन ही निकल के आएगा। आपको ये बात समझ में आई? मतलब मैंने क्या किया, मैंने एस और टी के पॉसिबिलिटीज का डिस्कशन किया कि मैं एक नंबर इसमें से ऑड ले लेता हूं, एक इवन ले लेता हूं, या फिर दोनों ही ऑड ले लेता हूं दोनों ही इवन ले लेता हूं। अब उसमें नंबरिंग तो मैटर नहीं कि भाई मैं p प्लस क्यू प्लस आर लिखूं पहले, चाहे या फिर q प्लस p प्लस आर लिखूं, क्या फर्क पड़ता है। तो यहां पे की, तो ये 3 पॉसिबिलिटीज बनी थी, तीनों पॉसिबिलिटी पे चेक कर लिया, इवन है ये हमेशा इवन होगा, तो 1 हमेशा सही होगा। दूसरा केस डिस्कस करते हैं। टू पी प्लस क्यू प्लस 2r माइनस 2s प्लस टी, इट इज डेफिनेटली ऑड, ये डेफिनेटली ऑड है। अब ये डेफिनेटली ऑड है, इसको मुझे चेक करना है, हमारे पास पता है 2 ऑड नंबर्स हैं। अब एक चीज समझना, 2p 2r और 2s ये तो हमेशा ही इवन होंगे, ये हमेशा भी किसी भी सिचुएशन में ये इवन होंगे, किसी भी सिचुएशन में। क्यों? क्योंकि इवन प्लस इवन इज इवन, इवन माइनस इवन इज इवन। तो मैं क्या लिख सकता हूं, इवन प्लस क्यू प्लस टी। अब 3 सिचुएशन बनती है वहां की तरह जैसी कि एक को मैंने ऑड ले लिया, एक को इवन ले लिया, दोनों को ऑड ले लिया,
और दिया फिर दोनों को इवन ले लिया। सेम सिमिलर सिचुएशन, ठीक है। अब यहां पे अब समझना इस बात को कि अगर इसको ऑड भी होता, आर का वैल्यू ऑड भी होता तो भी इवन निकल के आता, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब यहां पे देखते हैं क्या होगा, यानी कि एक को मैंने अगर ऑड लिया और एक को इवन लिया तो इवन और ऑड, ऑड, ऑड और इवन, ऑड, तो क्या निकल के आएगा, एक सिचुएशन यहां पे ऑड होगा। अब इवन प्लस ऑड इट इज ऑड, ऑड प्लस ऑड इट इज इवन, डेफिनेटली ऑड, जरूर ऑड होगा, यानी कि कंडीशन यहां पे फेल कर जा रही है। तीसरी भी देख लेते हैं, इवन निकल के आया था, इवन प्लस इवन इट इज अगेन इवन, तो 2 बार ये फेल करी, एक ही बार सही हो रही है, तो ये सिचुएशन गलत हो जाएगी, इसका आंसर ए हो जाएगा। और ये वही रूल था, प्रॉपर्टी था जो मैंने आपको बताया था, इवन प्लस इवन इज ऑलवेज इवन, इवन प्लस ऑड इज ऑड, इवन माइनस ऑड इज ऑड, ऑड प्लस ऑड इज इवन। सिंपल था, बहुत सिंपल से। अब देखो ये चीज़ थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सोचोगे, पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचोगे तो हो जाएगा। आप सारी पॉसिबिलिटी तो लगा देते हो यार, कि भाई कहीं पे जाना है, अगर मेरे को, अगर मान लो कि आपका एग्जाम है, सपोज किसी दिन यूपीएससी का एग्जाम है, और अगर आप लाइक सपोज कि आपको कैब नहीं मिली, उबर नहीं मिल रहा, ओला नहीं मिला, तो आप ऑटो से जाते हो। ऑटो से नहीं जाओगे तो दोस्त को बाइक से फ़ोन करोगे, कुछ नहीं समझ में आएगा तो किसी से लिफ्ट भी मांगोगे, कुछ नहीं समझ में आएगा 10 किलोमीटर दूर भी होगा तो रिक्शे वाले तक से बोल दो कि भैया तुम 1000 रुपये ले लेना, लेकिन हमको जरूर मेरे सेंटर तक छोड़ दो। यहाँ पे भी पॉसिबिलिटीज ढूंढनी है, सिंपल है, पॉसिबिलिटीज ढूंढिए, एंजॉय कीजिए। ये क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्राइम नंबर पी एंड कंपोजिट नंबर सी। मतलब प्राइम नंबर पी दिया है और कंपोजिट नंबर सी दिया है। सी सर 2023 का सवाल है, आइए इसके साथ भी थोड़ा खेलते हैं। P प्लस सी अपॉन P माइनस सी इट कैन बी इवन। ये बोल रहा है कि अगर मेरे पास एक प्राइम नंबर P है और कंपोजिट नंबर है एक C, तो इट कैन बी इवन। तो मैं सोचता हूं सपोज एक प्राइम नंबर ले लिया मैंने 11, और इसमें मेरे को इवन लाने की कोशिश करनी, तो मैं 9 ले लेता हूं एक कंपोजिट नंबर, और 11 माइनस 9 कर देता हूं, तो ये निकल के आता है 20 अपॉन 2 इक्वल टू 10। तो यार ये एक केस तो मुझे मिल गया इवन है, तो इट कैन बी इवन दिया है ना, कैन बी इवन, तो मेरी कोशिश यही थी, तो इट कैन बी इवन तो सही होगा, ठीक है। 2p प्लस सी कैन बी ऑड, 2p प्लस सी कैन बी ऑड। अब देखो p के आगे 2 लिख दिया तो मतलब ये तो इवन जरूर होगा। इसका मतलब इसमें कोई भी एक मैं ऑड नंबर ऐड कर दूं, कंपोजिट नंबर, कोई एक ऐसा नंबर ले लूं कंपोजिट नंबर जो कि ऑड हो, तो इस ऑड को मैं अगर इवन में ऐड कर दूंगा तो इट विल लीड टू ऑड नंबर। तो इट कैन बी ऑड, डेफिनेटली इट कैन बी ऑड, प्रोवाइडेड हमारा कंपोजिट नंबर ऑड हो। पीसी कैन बी ऑड, पीसी कैन बी ऑड। तो देखो अगर मैं p की वैल्यू 2 रखता, लोएस्ट प्राइम नंबर, तो कुछ भी रखता तो ये तो इवन निकल के आएगा, तो मैं 2 नहीं रखूंगा अब की बार, मैं रखूंगा p की वैल्यू ऑड, कोई भी ऑड, सपोज 3 ले लिया, कुछ भी ले लिया, तो मैं ऑड रखूंगा। अब मेरे को चेक करना इट कैन बी ऑड, तो मैं कंपोजिट में ऑड के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि ऑड ही निकल के आए, तो मैं ऑड के साथ ऑड मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑड निकल के आ जाएगा, तो इट कैन बी ऑड, सिंपल है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और अगर है तो कॉन्सेप्ट में समस्या है, आपने वीडियो ध्यान से नहीं देखी है पिछली, उसको देखिएगा, आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, 1 2 3 सिंपल, कोई समस्या नहीं होगी। यहां पे भी हमने चीज़ आपसे डिस्कस की थी, यहां पे भी थी। अब ये एक सवाल था जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था, ये HCF LCM का सवाल था। इसमें एक्चुअली 2 स्टेप डिस्कस किए गए थे, 3 स्टेप, एक स्टेप और रह गया था, तो उत्तर थोड़ा सा सही नहीं आया था। 7.5 फिट है कि एक हमारे पास स्टिक है, एक स्टिक है, एक हमारे पास स्टिक है, डंडी है 7.5 फिट की, दूसरी हमारे पास डंडी है जो कि 3.25 की है।
तो इससे मैं मिनिमल कितनी लेंथ मेजर कर सकता हूं, तो 3.5 मेजर किया, फिर इसी से हम 3.5 मेजर करेंगे, 3.25, तो ये बचेगा, जो यहां पे बचेगा ये बच के आएगा 3.25, 3.25, ये निकल के आएगा 6.5, ये बच के आया 1 फुट। अब हमारे पास 3 लेंथ निकल के आ गई, 1 फुट, 7.5 फुट, 3.25 फुट। तो अब मैं 3.25 फुट में से 3 बार इस लेंथ को माइनस कर दूंगा, -1, -1, -1, होता ना, स्पेस पता है हमें, इतना बड़ा स्केल है तो हम उसमें 1 रखे, फिर अगला 1 रखे, फिर अगला 1 रखे, और वो माइनस करते चले गए। तो 1 फुट, 1 फुट, 1 फुट, बचेगा कितना, 0.25। तो इसका जवाब ये होगा, इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। और अगर मैं इसका HCF निकालूं तो पाता हूं मैं 7.5 और 3.25, इसका HCF, इसको मैं HCF निकालना था तो क्या लिख सकता हूं, 750, ठीक से कर देता हूं मैं। अगर मैं इसका HCF निकालूं तो ये निकल के आएगा 7.5 और 3.25। HCF निकालने के लिए मैं क्या लिखूंगा, पहले से 7.50 और 3.25, याद है, उसके बाद 750, 325, इसका जो कॉमन फैक्टर होगा, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 25 होगा, ठीक। अब इसमें 2 पॉइंट के बाद था तो इसमें यहाँ पे 2.4, तो ये चीज़ यहाँ पे ये HCF से भी निकल जाएगा, तो ये देख लीजिएगा। तो आज हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए जो यूपीएससी पूछता आया है। आपको इसके बाद इसमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं बहुत ही जल्दी CSE टॉपर पे अपलोड कर दिए जाएंगे, csctopper.com पे। जैसा मैंने आपको बताया था, फ्री है CSET का प्रोग्राम, तो इसके क्वेश्चंस आपको फ्री मिलेंगे। आपका एक पोर्टल बना हुआ है, आप उस पर जाके क्वेश्चंस को देख सकते हैं। क्योंकि मैथ्स में अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं, और अच्छे नंबर तो टारगेट नहीं है, क्वालिफाई करना टारगेट है, लेकिन अगर आपको अच्छे से इसको क्वालिफाई करना है तो एक चीज़ तो आपको ज़रूरत है, और वो है, वो किस चीज़ की ज़रूरत है आपको, आपको इस चीज़ की ज़रूरत है कि भाई आपके जो मैथ्स में जो भी आपके नंबर्स हैं ठीक है, उसके लिए ज़रूरत है आपको प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस आपको CSE टॉपर पे फ्री मिल जाएगी। बाकी नोटिफिकेशन जो हमारी क्लासेस का है वो टेलीग्राम चैनल यूपीएससी प्रीलिम्स विद नीलेश पे दिया जाता है। और अगर ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लग रहा हो, चीज़ें समझ में आ रही हो, दैट इज़ डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट के साथ ही इस चैनल की ग्रोथ है, और आप लोगों के बिना ये चैनल अधूरा है। तो आप ही लोग इस चैनल की जान है, और आप ही लोग इस चैनल के शान हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अपने अगली क्लास में। दिस वॉज नीलेश कुमार सिंह, थैंक यू।